लेक्चर 19। पेज 1। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरे, जबकि 1757 से पहले वे केवल भारत में व्यापारिक शक्ति थे। उल्लेखनीय है कि 1740 से पहले ब्रिटिशों ने भारत के राजनीतिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, क्योंकि इस समय वे केवल व्यापार पर केंद्रित रहना चाहते थे। इसलिए किसी भी भारतीय राज्य से उन्होंने प्रतिद्वंद्विता नहीं की। परंतु 1740 के पश्चात उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया और 1740 से 1850 के मध्य कई नीतियां भारत में लागू कीं, जिन्होंने उनके साम्राज्य विस्तार में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डायग्राम का विवरण। यह डायग्राम साम्राज्य विस्तार की 5 नीतियों को वर्गीकृत करता है। इसमें एक मुख्य केंद्र से 5 अलग अलग समय अवधियों और नीतियों की ओर तीर एरोज इंगित किए गए हैं। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति या हस्तक्षेप की नीति 1740 से पहले। समानता की नीति 1740 से 1765। घेरे की नीति रिंग फेंस पॉलिसी 1765 से 1798। सहायक संधि की नीति 1798 से 1848। हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1858। पेज 2। सापेक्ष पृथकतावाद की नीति या हस्तक्षेप की नीति। 1740 से पहले ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार पर केंद्रित थे और वे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुनियोजित व्यापार पर बल दिया। ब्रिटिशों ने इस काल में स्थानीय भारतीय राजाओं के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो संबंधित राज्यों में शांतिपूर्ण व्यापार नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से इस नीति ने उन्हें एक आर्थिक आधार दिया। समानता की नीति। हम जानते हैं कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे मुगल साम्राज्य अत्यधिक कमजोर हो गया, और इसके पश्चात 1740 में ब्रिटिशों ने भारत में अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और उन्होंने समानता की नीति प्रारंभ की। इसका अर्थ है कि वे भारतीय राज्यों के समकक्ष व्यवहार करना चाहते थे। पेज 3। भारतीय राज्य दुर्गीकृत महल में रहते थे, अपने सिक्के चलाते थे और सेना रखते थे। ब्रिटिशों ने भी ये सब नीतियां अपनानी शुरू कर दीं, जिससे संघर्ष बहुत बढ़ गया। इस काल में उन्होंने प्लासी का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, बेदरा का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़े, जिन सब में वे विजयी रहे, और उन्होंने भारतीय राज्यों के समकक्ष स्वयं को लाकर खड़ा कर दिया। 1765 में उन्होंने बंगाल में दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए, जिससे वे भारत के शासक वर्ग में शामिल हो गए। घेरे की नीति 1765 से 98। वैसे तो इस नीति का प्रारंभ 1765 के बाद ही हो गया था, परंतु व्यवस्थित रूप से इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 के बाद शुरू किया। इस नीति का अर्थ है भारतीय राज्यों को अपने साथ मिलाकर किसी अन्य भारतीय राज्य को जीत लेना। इस नीति का प्रयोग अंग्रेजों ने सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर दक्षिण भारत के मराठा, मैसूर और निजाम संघर्ष में लागू किया था। पेज 4। इस नीति में ब्रिटिश भारतीय राज्यों को हराने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते थे और भारतीय राज्यों को ऐसा प्रतीत कराते थे कि वे उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। सहायक संधि 1798 से 1848 ब्रिटिशों के द्वारा भारत में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। 1798 में वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू 2 उद्देश्यों से किया था। 1. नेपोलियन को भारत आने से रोकना। 2. भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना। इस संधि की मुख्य विशेषताएं थीं। 1. संबंधित राज्य अपने बाह्य संबंध कंपनी के अनुमति के बिना नहीं बनाएगा। 2. संबंधित राज्य कंपनी की अनुमति के बिना युद्ध और संधि की घोषणा नहीं कर पाएगा। 3. कंपनी की सेना संबंधित राज्य के खर्च पर राज्य में ही रहेगी। 4. एक ब्रिटिश रेजिडेंट संबंधित राज्य के दरबार में प्रवास करेगा। पेज 5। 5. कंपनी संबंधित राज्य के बाह्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। इन सब के बदले कंपनी संबंधित राज्य को आश्वासन देती थी कि वो उसे सुरक्षा देगी। सहायक संधि से कंपनी को लाभ। 1. इस संधि के माध्यम से कंपनी का भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। 2. कंपनी ने बिना खर्च किए सेना को सामरिक स्थानों पर नियुक्त कर दिया। 3. अब भारतीय राज्य कंपनी के विरुद्ध गठबंधन नहीं बना सकते थे। 4. सबसे पहले सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था। 5. कंपनी को सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि नेपोलियन भारत नहीं आ पाया। सहायक संधि के परिणाम। 1. भारतीय राज्यों की संप्रभुता समाप्त हो गई। 2. भारत के अधिकतर भाग ब्रिटिशों के अधीन आ गए। 3.
ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च सत्ता बनकर उभरे। पेज 6। भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि। 1. हैदराबाद 1798। 2. मैसूर 1799। 3. तंजौर 1799। 4. अवध 1801। 5. पेशवा 1801। 6. भोंसले 1803। 7. सिंधिया 1804।